Welcome to part 4 UK to Pakistan. मैं शमस भाई से ये पूछना चाहूँगा, वेलकम शमस भाई। जी वेलकम। शमस भाई से ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा जिक्र करें रूट के बारे में कि सबसे बेहतर रूट कौन सा है। ओवर टू यू। थैंक यू शुएब भाई। राइट, रूट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सफ़र की तैयारी में। जैसा कि मैंने पहले बताया था पहले अपने सबसे पहले पार्ट में कि मेरा ख्याल था कि हम इटली से, जो इटली का एंड पार्ट है नेपल्स के आगे ब्रिंदिसी, हम वहाँ से फेरी लेंगे और ग्रीस में जाएंगे और फिर ग्रीस से आगे तुर्की में एंटर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूट ठीक नहीं था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रूट आए हैं। मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, आपको मैं तीनों चॉइसेस बता रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहली चॉइस है वो सबसे कम माइल है उसमें, लेकिन उसमें अगर आप उस रूट को चूज़ करते हैं तो आपको कुछ नए कंट्रीज़ का सामना करना पड़ेगा जिसमें अभी तक मैंने ख़ुद भी उनमें सफ़र नहीं किया, उनका वीज़ा सिचुएशन क्या होगा वो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन खुद लेनी पड़ेगी, लेकिन वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और वो बनता है यूके से बेल्जियम, बेल्जियम से जर्मनी, जर्मनी से पोलैंड, पोलैंड से यूक्रेन, यूक्रेन से रशिया, रशिया से काज़ाख्स्तान, काज़ाख्स्तान से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान। नाउ बाकी कंट्रीज़ जो हैं उसका हिसाब तो ठीक है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सिचुएशन वल्लाहु आलम, सुना यही है कि अभी अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं। सो ये वाला रूट अगर आप चूज़ करना चाहें, अगर आपने अफ़गानिस्तान जाना हो तो ये रूट भी आपके लिए ठीक है। दूसरा रूट मैं अभी बताऊंगा वो भी ठीक है, लेकिन ये जो रूट है ये रूट नो टोल, रास्ते में कोई आपको टोल नहीं पे करना पड़ेगा। फेरी पोर्ट आपको ऑब्वियसली फेरी एक जगह से समंदर क्रॉस करना पड़ेगा यूके से लेकर डोवर तक, या फिर आप जो है फ्रांस को जाना पड़ेगा अगर डोवर जाते हैं, या फिर आप ओस्टेंड अगर जाते हैं तो ओस्टेंड से बेल्जियम, जैसे भी आप मुनासिब समझें। इसमें 4847 माइल का ये जर्नी होगा टोटल आपका, 4847, 4847 मील। और ये बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये एक रूट है इसमें जो कि मैंने नहीं किया। ये रूट मेरे हिसाब से वल्लाहु आलम, फिर आप जाएंगे इसमें नई कंट्रीज़ हैं उनकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, स्पेशली यूक्रेन, रशिया, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इसके अलावा दूसरा है वो है फ्रांस, यूके से डोवर, फिर डोवर से आगे बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब हंगरी से आगे 2 रास्ते जाते हैं। एक अगर आप ऊपर से चले जाएं तो वो थोड़ा सा ऊपर से होके जाता है, वो रोमानिया, और रोमानिया के मिड में से होता हुआ बॉटम पे आता है नीचे बुल्गारिया। और एक रास्ता है सर्बिया, अगर आप हंगरी के एंड पार्ट पे नीचे से आते हुए आप चले जाएं सर्बिया, तो सर्बिया से बुल्गारिया में एंटर हो सकते हैं और रोमानिया से भी आप बुल्गारिया में एंटर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। मैंने दोनों रास्ते चूज़ किए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से रोमानिया का रास्ता बेहतर है। रोमानिया का रास्ता वैसे तो वो रोड्स वगैरह कुछ ख़ास रोड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेट रोड एक किस्म के कहने आप, तो मेरे हिसाब से मुझे रोमानिया अच्छा लगा था। एनीवे रोमानिया या सर्बिया से होते हुए आप दोनों कंट्री जिसमें से भी आप एंटर होंगे आपको निकलना पड़ेगा बुल्गारिया में। बुल्गारिया से आगे तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से फिर आपने पाकिस्तान में एंटर होना है। इस पे भी आपको कोई टोल चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये सफ़र आपका होगा 5396 माइल, 5396 माइल का ये सफ़र होगा। तीसरा रूट है वही अगेन यूके से फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया। इसमें आप रोमानिया नहीं जाएंगे। सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इसके ऊपर आपको टोल रोड पे करना पड़ेगा।
दूसरे में और तीसरे में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि दूसरे में टोल रोड नहीं है और तीसरे में टोल रोड आएंगे। और जो दूसरा सफ़र है वो 5396 माइल का है और जो ये लास्ट वाला है ये 5309 माइल का है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 87 माइल का डिफरेंस है टोटल। अगर आप बाई मोटरवे जो टोल रोड्स हैं अगर वो चूज़ करते हैं तो 87 माइल आपके कम होंगे, अगर आप दूसरे रोड चूज़ करते हैं तो 87 माइल ज़्यादा होंगे। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन टोल रोड्स and the other road, the countryside roads, roundabouts, slow traffic jam, बहुत ज़्यादा इशू आएंगे अगर आप साइड रोड से जाएंगे तो। हाँ, उसमें ये सच है आपको खाने के लिए जगह जगह से चीज़ें मिलेंगी, पेट्रोल सस्ता होगा ऑब्वियसली क्योंकि मोटरवे पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आप घूमते फिरते जाएंगे, जहाँ देखिए कोई अच्छी बिल्डिंग्स हैं आप रुक सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल अगर आप साइड रोड से जाएंगे। सिटीज़ में ऐसे कंट्रीज़ में से कंट्री साइड से होते हुए आप गुजरेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ जाते हैं टोल रोड से तो टोल रोड के ऊपर सवाए आपको सर्विस स्टेशन पे रुकने के आपके पास और कोई चारा नहीं है, वहाँ पे आप रुकेंगे। साइड रोड जो हैं उनके अगर कहीं पे कोई रोड वर्क वगैरह हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अगर मोटरवे पे कोई रोड वर्क हो रहे हैं उसकी वजह से स्लो ट्रैफिक है तो उसमें आप काफ़ी देर के लिए फंस सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऐसे कह लीजिए कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, रोड वर्क्स हो रहा है जैसे कि नॉर्मल हर कंट्री में होता है। अगर कोई ट्रैफिक टाइम है तो आपको मोटरवे के ऊपर 2 से 3 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब आप मोटरवे का सफ़र करते हैं हर आने वाली चेक पॉइंट के ऊपर जो सख्ती है वो साइड रोड की जो चेक पॉइंट्स हैं उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट मोटरवे से जा रहे हैं। जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होंगे, मोटरवे पुलिस है जो दूसरी पुलिस है, उनकी नज़र आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे होगी। आप गाड़ी यूके से लेकर जा रहे हैं या किसी दूसरी जिस भी कंट्री से आप लेकर वहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी अपनी कंट्री की रोड नहीं है तो वो आपको डेफिनेटली रोकने की कोशिश करेंगे और तलाशी लेंगे, सामान की चेकिंग करेंगे, मतलब आपका टाइम वेस्ट करेंगे वो। इसके अलावा जिस भी आप रूट से जाएंगे, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तक नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रिया से आगे हंगरी जाते हैं, रोमानिया जाते हैं, बुल्गारिया जाते हैं, सर्बिया जाते हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें जिस तरह हमारा रोड टैक्स होता है इनका होता है वीनत। अगर आप ऑस्ट्रिया, बल्कि ऑस्ट्रिया में भी है लेकिन ऑस्ट्रिया में ज़्यादातर वो प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी भी आगे ऑस्ट्रिया से हंगरी में जाते हैं, किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे रुकें, आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे वीनत चाहिए। आपको ये एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी इन कंट्रीज़ में कि लोग इंग्लिश बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको अगर पॉसिबल हो तो इन लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल हंगरी है या रोमेनियन है तो इनकी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स लिखे, फॉर एग्जांपल जैसे वीनत है कि मुझे वीनत चाहिए तो गूगल से इसका निकाल के ट्रांसलेशन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, मुझे वीनत चाहिए, ठीक है। या फिर जो मुझे हलाल खाना चाहिए, आप वो इंग्लिश नहीं कोई बोल सकता तो ये आपने लिखा हुआ आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो आपको फिर इशारों में बात बता सकता है। मेन चीज़ है कि उनको आपकी बात की समझ आए, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनको आपकी बात समझ नहीं आती। एक और प्रॉब्लम जो मोटरवे से और जो कंट्री साइड है इनमें डिफरेंस आएगा। जो मोटरवे की जितने भी सर्विस स्टेशन आएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा ये KFC और मैकडोनल्ड। साइड पे आपको जो जब आप सिटी से गुज़रते हैं तो आपको वहाँ पे अरबी, बंगाली मतलब मुसलमान जो है, मुसलमानों के टेकवेज़ और रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिलते हैं और आप वहाँ से खाना ले सकते हैं अगर खाने का मसला हो तो। इसके अलावा अगर आप इस रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं तो जो सर्बिया है, सर्बिया से आगे सॉरी बुल्गारिया बेसिकली पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। साइड रोड से आपको क्रॉस करना पड़ता है। जब आप क्रॉस करते हैं हिडन कैमरे लगे होते हैं। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे खाली सर्बिया की सॉरी ये इसमें बुल्गारिया की बजाय मैं आपको ऑलमोस्ट पूरे यूरोप का रूल बता दूँ कि कुछ भाइयों की जहन में ये चीज़ है कि जब हम
यूके से निकलते हैं और हम ओवर स्पीड कर रहे होते हैं, हमें कोई बंदा रोकता है, कोई पुलिस वाला, तो हमें पॉइंट नहीं लगा सकते। ये थिंकिंग आपकी रॉन्ग है, या हमारी थिंकिंग ये गलत है। अगर किसी भी यूरोप कंट्री में ये रूल है यूरोपियन यूनियन का, किसी भी कंट्री में हम लोग रोड पे ओवर स्पीडिंग जा रहे हैं, उनके कैमरे में वो चीज़ आ गई है, पुलिस वाले हमें रोकते हैं, तो वो आपका लाइसेंस स्ट्रेट वे आपसे ले लेंगे और उसको बाद में वो आपको कितने 350 तकरीबन 3 से 350 यूरो फ़ाइन पड़ेगा आपको। और यहाँ पे स्पीडिंग के पॉइंट 3 है, और यूरोप में अगर स्पीडिंग करते हैं तो उसके 6 पॉइंट मिलते हैं, और वो आपसे लाइसेंस आपका ले लेते हैं, और लाइसेंस को वहाँ से वो अपनी स्पेशल पोस्ट के थ्रू यहाँ की पुलिस के पास भेजते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा पुलिस का मेन हेडक्वार्टर है उसके पास भेजेंगे, और साथ में एविडेंस भेजेंगे कि इसने हमारे कंट्री में ये रूल ब्रेक किया है, और वो हमारी पुलिस, यहाँ की पुलिस हमें फिर लेटर लिखेगी कि इतना फ़ाइन पे करो, और साथ में 6 पॉइंट लगाकर लाइसेंस घर में भेजेंगे। अब यहाँ पे इशू 300 यूरो का भी नहीं है, लाइसेंस में पॉइंट्स का भी इतना इशू नहीं है, लगते रहते हैं। मेन इशू ये है, अगर आप ओवर स्पीडिंग में पकड़े गए, आपके पास सेकंड ड्राइवर नहीं है जो कि गाड़ी चला सकता है, लाइसेंस उन्होंने आपका ले लिया है, हर कंट्री की चेक पॉइंट पे जब आपने उसके बॉर्डर पे पहुंचना है तो वो आपसे आपकी गाड़ी की लॉग बुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मांगेंगे। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या आपके साथ ऐसे बंदे हैं जो ड्राइव नहीं कर सकते और आपका लाइसेंस पुलिस ने रख लिया है, तो वो आपको अपनी कंट्री में एंटर होने से आपको रोक भी सकते हैं। उनके पास राइट है, वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। सो इस सिचुएशन में आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, बस यही है कि आप वापस आ जाए। तो इस चीज़ का आपको हर लिहाज, हर तरीके से ध्यान रखना है कि ओवर स्पीडिंग उस हिसाब से कीजिएगा जिस हिसाब से आप समझें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा ये भी है, अगर आप इन कंट्रीज़ में पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं आपको, तो हमें 2-3 बार ये इत्फाक हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर वो रोकते हैं तो आप पुलिस वाले को साइड पे ले जाके, जैसे हमारे पाकिस्तान में है कि भाईजान मेहरबानी आप घूस फूस ले लें हमसे, थोड़ा सा जो है हमने पे करना है फ़ाइन, काइंडली फ़ाइन आप हमसे ले लो, कैश ले लो, और ये लाइसेंस मत रखो। मैं अकेला ड्राइवर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप लाइसेंस रखोगे तो मैं इतनी कंट्रीज को कैसे क्रॉस कर सकता हूँ, विदाउट लाइसेंस ये तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो वहाँ रिश्वत चल जाती है। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हंगरी, सर्बिया हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये थोड़े से गरीब मुल्क हैं, और यहाँ की पुलिस वाले ये चीज़ करते हैं, वो आपसे रिश्वत लेके, अगर ये खुदा न खास्ता इन केस ऐसा हो जाए तो कोशिश कीजिए उनसे बात की कि आप हमसे फ़ाइन ले लें, जो फ़ाइन का बनता है, कैश ले लें, और हमें ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर दें। हमारे पास और कोई भी ड्राइवर नहीं है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको वापस दे देंगे। अदरवाइज़ उनके पास बुक उनकी गाड़ी में पड़ी होती है यूरोपियन यूनियन के लॉ की, वो आपको बाकायदा दिखाएंगे कि ये हमारे पास लॉ पड़ा हुआ है, 6 पॉइंट है आपके, 350 पाउंड फ़ाइन है। बहुत नॉर्मल से कैमरे होंगे, बुल्गारिया में भी नॉर्मल सा, सर्बिया में भी नॉर्मल से कैमरे आप देखने को मिलेंगे। रोमानिया में आलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि शायद ना देखने को मिले। लेकिन तुर्की जब आप इस्तांबुल क्रॉस करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रूट बनेगा। जब आप इस्तांबुल क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप कुरम से होते हुए, तोकत से होते हुए, इल्ज़रोम जाते हुए आप आइगिदर जो एंड पार्ट है वहाँ पे आपने जाना है। ये जब आप इस्तांबुल को क्रॉस करते हैं, इस्तांबुल को क्रॉस करने के बाद मोटरवे से नीचे उतर के अब एक आता है, वहाँ पे आपको मोटरवे छोड़नी पड़ती है, उसके बाद मोटरवे नहीं है, पहाड़ी इलाका आपको चूज़ करना पड़ेगा। जब आप पहाड़ी इलाके के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे जगह जगह पुलिस वालों ने कैमरे लगाए होते हैं, जगह जगह पुलिस वालों के कैमरे लगाए होते हैं, और अगर आपको वो कैमरों में रोकेंगे तो वो आपको ट्रबल करेंगे। और वो उन्होंने भी हिडन कैमरे लगाए होते हैं। और इसमें ये है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तुर्की में, स्पेशली आप अपनी राइट साइड पे या अपनी लेफ़्ट साइड पे, जिस साइड से भी अपकमिंग ट्रैफिक आ रही है, उस पर नज़र रखिए। अगर आपको कोई बंदा बिला वजह हेडलाइट्स फ्लैश कर रहा है या वेव कर रहा है, तो उस इशारे को समझिए कि आगे कोई प्रॉब्लम है। अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर वहाँ पे कैमरे में वो रोकेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर सकते हैं। तुर्की के अलावा ईरान,
ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसमें आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है। ईरान का रूल ये है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करते पकड़े गए हैं तो वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, गाड़ी को टो करेंगे, गाड़ी ले जाएंगे। उसके बाद आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, पहले फ़ाइन पे करेंगे, फिर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा हमारी गाड़ी की चलेगी या हमारी गाड़ी वापस दी जाए। फिर कोर्ट आपको फ़ाइन की चिट लेने के बाद वो आपको अलाउ करेगा आप गाड़ी ले लें। फिर वो जो पेपर होंगे फिर वो जहाँ पे गाड़ी स्टोर है वहाँ पे जाके देनी है और गाड़ी निकालनी है। इस प्रोसीजर में आपको 3 से 4 दिन ईजी लग जाते हैं। सो एक बार आपकी गाड़ी उन्होंने उठाई तो 3-4 दिन आप नहीं जा सकते। दूसरा तरीका, हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, पुलिस वाले कैमरा लेके खड़े हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, हम भाग जाएंगे। वहाँ पे आप भागेंगे आपके पीछे, क्योंकि वो आपके पीछे शायद नहीं भी आएंगे। लेकिन होगा क्या कि वो गाड़ी, उनका इतना ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है कि वो आपका जो कैमरे की, आप अगर फ्लैश आप कैमरे में आए हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेट वे पाकिस्तानी ईरानियन बॉर्डर है उसके ऊपर पहुंचा देंगे। जब आप वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे भाई जी आपने इतने ये कैमरा क्रॉस किया है वहाँ पे। हाँ, जो सड़क के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, जो फिक्स्ड कैमरे हैं, उसमें से आप बेशक 150 की स्पीड से निकलें, मारने दें फ्लैश उसकी कोई बात नहीं है। वो हमने भी कोई 400-500 क्रॉस किए हुए हैं। लेकिन जो पुलिस के कैमरे हैं उससे आप भाग नहीं सकेंगे। अगर आप भागेंगे तो बॉर्डर पे इन्फॉर्मेशन होगी, जब वो फिर आपसे डबल फ़ाइन वहाँ पे लेंगे और आपको वो पे करना पड़ेगा। और फ़ाइन भी बॉर्डर के ऊपर आप पे नहीं कर सकते, वहाँ से वो बैंक स्लिप बनेगी, वो आप जाके साथ वाली सिटी में वहाँ पे बैंक में वो फ़ाइन पे करेंगे, फिर ला के रसीद देंगे, फिर आपको वो कंट्री से निकलने की परमिशन मिलेगी। और दूसरे नंबर पर वहाँ पर भागने के लिए ये चीज़ है कि वहाँ की पुलिस जो है उनके पास ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ गाड़ियाँ स्पोर्ट्स, उनसे भागना भी आसान काम नहीं होता। और इसके अलावा ईरान में कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके लिए कुछ थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा। आई थिंक उसके लिए मैं मोटा सा आपको ये बता दूं, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है नो इशू, अगर आपके पास डीज़ल गाड़ी है तो उसका बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ईरान में डीज़ल बहुत सस्ता है, जिसकी वजह से वो डीज़ल नहीं मिलता। वहाँ पे चंद कई 100 किलोमीटर के फासले पर कोई एक होता है पेट्रोल पंप जिसको लाइसेंस मिला होता है डीज़ल बेचने का। सो आपको अगर कहीं पे डीज़ल पंप नज़र आ जाए, आपके पास डीज़ल गाड़ी है, अव्वल पे तो आपने शुरू से लेकर एंड तक कोशिश कीजिए 25-25 लीटर के 2 कंटेनर अपनी गाड़ी में हर वक्त रखिए। जहाँ से भी आप तेल डलवाएं, गाड़ी का टैंक भी फुल करवाएं, वो दोनों 25-25 लीटर के जो हैं कंटेनर वो भी फिल करवा लीजिए। और अगर नहीं भी है, बहरहाल जो भी सिचुएशन है, ये रेकमेंड करता हूँ कि मैं आप 25-25 लीटर के एटलीस्ट 2 कैन, नहीं तो 1 कैन तो डेफिनेटली रखिए। जहाँ भी पेट्रोल पंप नज़र आए और वहाँ पे डीज़ल लिखा आपको नज़र आ जाए तो कभी भी ये ना सोचिएगा मेरे पास तो अभी आधा टैंक हुआ है, मैं आगे से जाके ले लूँगा। आगे हो सकता है आपको 300-400 मील तक सफ़र जो है वो ना मिले पेट्रोल डीज़ल। इस वजह से जैसे ही आप डीज़ल कोई कहीं भी डीज़ल पंप देखें वहाँ पे रुकें, वहाँ से डीज़ल फिर से भरवा लें। बेशक आपकी गाड़ी का भी हाफ टैंक आपके पास रहता हो। जितना ये सफ़र है ईरान का, ईरान से पाकिस्तानी के बॉर्डर तक, ये सफ़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं वो करने देंगे। हर 10-15 मील के बाद कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे। ये भी नहीं है कि वो सामने बैठे हुए, हिडन कैमरे लगे हुए हैं, आपने ओवर स्पीड की नहीं या उन्होंने पकड़ा नहीं। हाँ, ये भी है, एक मैं बात बता ही देता हूँ आपको। अगर खुदा न खास्ता ईरानियन पुलिस आपको पकड़ लेती है, फिर भी कहीं से आपसे गलती हो जाए, आप ओवर स्पीडिंग में चले गए हैं, उन्होंने आपको पकड़ लिया, आप उसको ब्रिटिश पासपोर्ट स्टेट में दिखाएं, उसको बोले वो डू अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे किलोमीटर में स्पीड थी, तो मैं वो माइल समझ बैठा था। तो उसमें ये होता है कि जब आप पासपोर्ट दिखाते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो देखते हैं अब्रॉड से आई हुई है, सम चांसेस ऐसे होते हैं, कुछ में वो पुलिस वाले जो है ना वो छोड़ देते हैं, आपको शो शपा बना लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है जाओ, वार्निंग दे देते हैं। लेकिन अगेन अगर उन्होंने पकड़ लिया, यू हैव नो अदर चॉइस, आपको या कोर्ट जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, या मैं भी वो रिश्वत लेके छोड़ देता हूँ। वल्लाह वालम, मैंने ईरान में किसी को रिश्वत अभी तक दी नहीं की, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पुलिस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तो वहाँ जिस बंदे से आप मिलेंगे वो मुंह फाड़ेगा, वो बोलेगा मुझे कुछ दे के ही जाओ,
बेशक वो बस आपने वैसे ही रुक के सलाम ही कर लिया हो उसको। इसके अलावा ये सफ़र जब आप क्रॉस कर जाते हैं आप तेहरान से आगे जब आ जाते हैं तो तेहरान से आगे निकलने के बाद आप क्या आती है जो इनका है बॉर्डर से लेकर इनका कैपिटल तेहरान तक, ये तो स्पीड करने की कभी गलती भी मत कीजिए। और देख लीजिए अगर आपका दिन का टाइम है तो वेरी गुड, शाम को 5 बजे के बाद आप जो मर्ज़ी करिए, फिर वहाँ पे पुलिस कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप तेहरान क्रॉस करने के बाद कोम के नज़दीक हैं तो कोम से आगे काशान, इस्फहान आप जाते हुए करमान की तरफ आप किस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि 2-3 रास्ते ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, ज़ाहिदान की तरफ। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त है वो यही है कि आप काशान से चलते हुए करमान की तरफ जाते हैं, मतलब ये काशान से आप जाते हैं नैन से उर्दकान, वहाँ से यज़द से रफसंजान से करमान, और फिर बैम से होते हुए आप जाएंगे बज़मान, आप बैम से डायरेक्ट सीधे आगे ज़ाहिदान आएगा। आपका मेन सिटी बैम के बाद ज़ाहिदान है। आप बैम के बाद ज़ाहिदान चले जाएंगे। ये जो रास्ता है ज़ाहिदान से आगे मीर जावा ईरानियन बॉर्डर का नाम है। पाकिस्तानी साइड से इसको ताफ्तान कहते हैं, ईरान साइड से इसको मीर जावा कहते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन ईरान में मीर जावा है। जैसे ही आप इनके कैपिटल तेहरान को क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको साइड रोड्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आप ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं अगर आपका रात का टाइम है। अगर डे टाइम आप सोच रहे हैं तो ये फिर अगेन ये गलती होगी। वहाँ पे उन्होंने हिडन कैमरे लगाए हैं, या कदम वो आगे आएंगे और वही तरीक़ेकार है, या आपको छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी ले जाएंगे, या फिर एक हैवी किस्म की रिश्वत लेके फिर आपको छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से इस क्लिप में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।